नमस्कार। आज हम सब पैसे के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ कमाने या खर्च करने के नजरिए से नहीं। हाँ, मतलब उस सोच से थोड़ा हटकर, है ना? बिल्कुल। इस सोच के साथ कि पैसा असल में क्या खरीद सकता है, आज़ादी, जिंदगी में अपनी मर्जी चलाने का मौका, और हाँ, थोड़ी क्या कहते हैं, मानसिक शांति भी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है समझना। और देखिए, हमारे सामने अंकुर वारिको की मेक एपिक मनी के कुछ अंश हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को देखने का अपना नजरिया बदलकर हम कैसे एक बेहतर वित्तीय जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। सही। तो मिशन यही है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं सामग्री पर एक गहरी नजर डालना। बिल्कुल। लोग अक्सर पैसे को सिर्फ खरीदने बेचने का जरिया ही समझते हैं, हाँ, बस लेन देन। लेकिन इसका असली मतलब वो छुपा है उन दरवाजों में जो ये जिंदगी में खोलता है, पॉसिबिलिटीज। सही, और इसी समझ से मेरे ख्याल से शुरुआत होती है। बिल्कुल। इस किताब में भी आप देखें, पहली और सबसे अहम बात यही कही गई है कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, ये हमें विकल्प देता है। विकल्प, ऑप्शंस। हाँ, जिंदगी में अलग अलग रास्ते चुनने का मौका, नए अनुभव पाने का, अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखने का, और हाँ, अपना कीमती वक्त बचाने का भी। सही। लेखक ने अपने एमबीए के दिनों का जिक्र किया है, जब वो भी मानते थे कि पैसा बस खर्च करने के लिए होता हाँ, ये सोच तो बहुत आम है, बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं शुरुआत में। है ना? हाँ, और यहीं पर वो जो माइंडसेट शिफ्ट कहते हैं ना, सोच का बदलना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि आजादी पाने का एक जरिया मानने लगते हैं, अच्छा। तो आपके खर्च करने और निवेश करने के फैसले वो अपने आप बदलने लगते हैं, आप ज्यादा सोचने लगते हैं। मतलब आप आज की छोटी मोटी इच्छाओं से ज्यादा कल के बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। किताब में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी है। हाँ। लेखक का एक दोस्त था, हम्म। उसने नई चमचमाती कार खरीदी। शुरुआत में तो वही बहुत खुश। हाँ, होता ही है, नई गाड़ी। लेकिन कुछ ही वक्त में वो ईएमआई, फिर क्रेडिट कार्ड के बिल, इन सब के बोझ तले ऐसा दबा कि उसकी सारी आर्थिक आजादी ही चली गई। एक तरह से उसने अपनी आजादी उस कार के बदले गिरवी रख दी। ये तो भारी पड़ गया। हाँ, दूसरी तरफ उसी वक्त में लेखक ने क्या किया, उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एसआईपी, हाँ। उसमें लगाना और छोटी छोटी बचत करना शुरू किया। अच्छा, तो उन्होंने अलग रास्ता चुना, और इसका नतीजा हाँ, क्या हुआ फिर, ये जानना दिलचस्प होगा। नतीजा ये हुआ कि 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल बाद, लेखक के पास ज्यादा विकल्प थे, चॉइसेस थे। जैसे वो चाहता तो किसी दूसरे शहर जाके बस सकता था, कोई नया काम शुरू कर सकता था, या फिर एक लंबी छुट्टी पर जा सकता था। वाओ! ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उस पैसे से खरीदी हुई आर्थिक आजादी थी। ये बहुत बड़ी बात है, फ्रीडम। हाँ, और वो महंगी कार वाला दोस्त शायद आज भी किस्तें ही भर रहा होगा, कौन जाने। ये कहानी बहुत साफ तौर पर बताती है कि अमीर दिखना और असल में आर्थिक रूप से आजाद होना, ये दो बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल अलग। एक महंगी गाड़ी शायद आपको अमीर दिखाए, लोग सोचें कि वाह क्या बात है, लेकिन अगर वो कर्ज पर ली गई है और आपकी जेब पर बोझ डाल रही है, तो वो आजादी नहीं बल्कि एक बंधन है, एक बोझ। सही कहा। तो सवाल ये उठता है, और ये हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि मेरे लिए पैसे का असली मतलब क्या है। हाँ, क्या है मतलब? क्या वो आज की छोटी पोटी ख्वाहिशें पूरी करना है, या फिर लंबे समय की आजादी और सुकून पाना है? बिल्कुल। और इसी आजादी की तरफ बढ़ने के लिए भाई पैसा कमाना तो जरूरी है ना? हाँ, वो तो पहला कदम है। किताब में 2 तरह की कमाई का जिक्र आता है, एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय आय। सही। एक्टिव इनकम तो वो है जिसके लिए हमें लगातार काम करना पड़ता है, रोजमर्रा का काम। हाँ, जैसे नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह या फ्रीलांसिंग से होने वाली कमाई। लेखक ने भी शुरुआत इसी से की, जाहिर है ज्यादातर लोग यहीं से करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी जिंदगी में असली बदलाव, वो टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय, उसके स्रोत बनाने शुरू किए। निष्क्रिय आय यानी ऐसी कमाई जिसके लिए आपको हर रोज मतलब एक्टिवली काम ना करना पड़े। हाँ, जैसे मकान या दुकान के किराए से होने वाली आमदनी, या फिर आपके निवेश से मिलने वाला रिटर्न, डिविडेंड्स वगैरह। हाँ, किताब में किराए और एसआईपी से होने वाली आय का उदाहरण दिया गया है। जैसे जैसे लेखक के ये पैसिव इनकम के स्रोत बढ़ते गए, उनके पास जिंदगी में फैसले लेने के विकल्प भी बढ़ते गए। वो अपनी नौकरी पर मतलब पूरी तरह निर्भर नहीं रहे। और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है।
आय के स्रोतों में विविधता लाना, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, मतलब सिर्फ एक ही नल पर निर्भर न रहना। बिल्कुल। आज के जमाने में सिर्फ नौकरी के भरोसे रहना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात है। पैसिव इनकम भले ही शुरुआत में कम लगे, छोटी लगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो आपको आर्थिक स्थिरता देती है, एक कुशन देती है, एक सुरक्षा कवच। हाँ, और मुश्किल वक्त में सहारा बन सकती है। ये आपको अपनी एक्टिव इनकम पर पूरी तरह निर्भर होने से आजाद करती है। यहाँ एक छोटा सा काम करने का सुझाव भी दिया गया है किताब में, जो शायद सुनने वालों के काम आए। बताइए। अपनी अभी की एक्टिव इनकम को कहीं लिखें, नोट करें। ठीक है। फिर सोचें कि कौन से 2 पैसिव इनकम स्रोत आप बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 2, ज्यादा नहीं। अच्छा, कोई भी 2। हाँ, और फिर अगले महीने उन्हें शुरू करने के लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्लान बनाएं। एक्शन प्लान। जरूरी नहीं कि शुरुआत बड़ी हो, अहम यह है कि शुरुआत हो, पहला कदम लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि पैसिव इनकम बनाने में वक्त और सब्र दोनों लगते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही, रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। नहीं, लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से ये आपकी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत बना सकती है लॉन्ग टर्म में। चलिए, तो पैसा कमाना एक बात हुई, एक्टिव हो या पैसिव। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम ये तय करते हैं कि उस कमाए हुए पैसे का करना क्या है। हाँ, उसे उड़ाना है या बढ़ाना है। बिल्कुल, मतलब उसे खर्च कैसे करना है। किताब कहती है कि पैसे खर्च करना भी एक कला है, आर्ट है। हाँ, ये भी सीखना पड़ता है। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटने का सुझाव है। हाँ, ये कुछ बजट बनाने जैसा है, जो हम सब सुनते तो हैं पर करते कम है। सही। पहला हिस्सा, जरूरतें, नीड्स, यानी वो चीजें जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, जैसे घर का किराया, खाना पीना, आने जाने का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, बीमा का प्रीमियम, बेसिक चीजें। ठीक है, ये तो हो गई जरूरतें। दूसरा हिस्सा, इच्छाएं, वांट्स। अच्छा, ये क्या है? यानी वो चीजें जो जिंदगी को बेहतर या मजेदार बनाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, इनके बिना काम चल सकता है। जैसे बाहर खाना, घूमना फिरना, नई मूवी देखना, शॉपिंग करना, लेटेस्ट गैजेट लेना, ये सब। और तीसरा हिस्सा? तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, निवेश या बचत, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स। यानी वो पैसा जो आप भविष्य के लिए अलग रखते हैं। हाँ, अपने कल के लिए। ये संतुलन बनाना नीड्स, वांट्स और सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स के बीच, ये बहुत जरूरी है। कई लोग यही मात खा जाते हैं। बिल्कुल। किताब में एक उदाहरण है, बड़ा सटीक। क्या? एक जनाब महीने का 50,000 कमाते थे, ठीक ठाक कमाई है। हाँ, अच्छी है। एक महीने जोश में दोस्तों के साथ पार्टी करने और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में उन्होंने 40,000 रुपए उड़ा दिए। 50 में से 40। हाँ, नतीजा, अगले महीने किराया देने और घर का जरूरी सामान लाने के लिए उन्हें उधार मांगना पड़ा। अरे बाप रे। अच्छी खासी कमाई के बावजूद। हाँ। और ये कहानी साफ दिखाती है कि आपकी कमाई कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो आप कभी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ज्यादा कमाने का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही से पैसा उड़ा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आपका खर्च आपकी तय की हुई प्राथमिकताओं के हिसाब से हो रहा है? क्या नीड्स पहले पूरी हो रही हैं या फिर आप बस मन की मौज में, आवेग में खर्च कर रहे हैं? और क्या आप अपनी जरूरी जरूरतों और आने वाले कल के लक्ष्यों के लिए, मतलब निवेश और बचत के लिए, काफी पैसा बचा रहे हैं? हाँ, ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। इसे समझने के लिए एक तरीका सुझाया गया है। अपने खर्चों को इन 3 श्रेणियों में बांटकर देखें: जरूरतें, इच्छाएं और निवेश बचत। अच्छा, लिस्ट बनाए। हाँ, और फिर अगले महीने के लिए एक अंदाजा लगाएं कि किस श्रेणी में कितना खर्च करेंगे। एक बजट बनाएं। प्लान करें। और फिर महीने के अंत में देखें कि बजट क्या था और असल खर्च कितना हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई। ये अपने खर्चों पर नजर रखना, ट्रैक करना, ये बेहद जरूरी है। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है ना, तब तक हम उसे सही दिशा कैसे दे पाएंगे? वो बचत और निवेश वाला हिस्सा कैसे बढ़ेगा? और इसी सही दिशा देने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बचत करना, खासकर एक इमरजेंसी फंड बनाना। हाँ, आपातकालीन निधि। किताब में इसे सिर्फ जमा किया हुआ पैसा नहीं कहा गया है, इसे सुरक्षा और आत्मविश्वास की नींव बताया गया है। बिल्कुल सही। ये एक तरह का आपका अपना निजी सेफ्टी नेट है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सही। लेखक ने अपना निजी अनुभव भी साझा किया है। जब उनका पहला स्टार्टअप वो कामयाब नहीं हुआ तो उनके पास करीब
6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर का इमरजेंसी फंड जमा का। अच्छा, पहले से तैयार था। हाँ, और इस फंड की वजह से वो बिना किसी घबराहट के शांति से सोच पाए कि आगे क्या करना है। वरना तो टेंशन हो जाती। बिल्कुल। और फिर वो एक नया बिजनेस शुरू कर पाए। अगर वो फंड ना होता तो शायद उन्हें घबराकर कोई भी ऐसी वैसी नौकरी पकड़नी पड़ती जो वो करना भी नहीं चाहते थे। ये इमरजेंसी फंड ऐसी ही अनचाही घटनाओं के लिए होता है, जैसे अचानक नौकरी चले जाना, हाँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या घर में कोई बड़ा अप्रत्याशित खर्चा आ जाना। कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये आपको ऐसे मुश्किल वक्त में कर्ज लेने या अपने जरूरी निवेश जो आपने लंबे समय के लिए किए हैं उन्हें तोड़ने से बचाता है। तो कितना होना चाहिए ये फंड, कुछ अंदाजा? आमतौर पर सलाह दी जाती है कि कम से कम 6 महीने के आपके जरूरी खर्चों, सिर्फ जरूरतें, नीड्स। अच्छा, वांट्स नहीं? नहीं, वांट्स नहीं, सिर्फ नीड्स के बराबर का फंड आपके पास होना चाहिए, और ऐसी जगह पर जिसे आप आसानी से जल्दी से निकाल सकें, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड। ठीक है। और इसे बनाने का तरीका? तरीका वही है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना, डिसिप्लिन के साथ। किताब में कहा गया है कि पहले हिसाब लगाएं कि आपके महीने भर के जरूरी खर्चे कितने हैं। ठीक है। उसे 6 से गुणा करें, ये आपका टारगेट इमरजेंसी फंड हुआ। ओके, लक्ष्य मिल गया। फिर देखें कि आप हर महीने कितना बचाकर इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं और बस शुरू हो जाएं। हाँ, एक लक्ष्य तय करना और फिर उस तक पहुंचने का रास्ता बनाना, ये पहला कदम है, छोटा ही सही। सुरक्षा की बात चली रही है तो बीमा का जिक्र कैसे ना हो? इंश्योरेंस? हाँ, ये भी सुरक्षा का एक अहम पहलू है। 3 तरह के बीमा। कौन कौन से? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका बीमा, मोटर इंश्योरेंस। हाँ, ये जरूरी है। अक्सर लोग बीमा प्रीमियम को एक बेकार का खर्चा समझते हैं। हाँ, लगता है कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल, ये सोच तब बदलती है जब सच में कोई मुसीबत आती है, तब उसकी अहमियत समझ आती है। एकदम। किताब में एक दोस्त के एक्सीडेंट का जिक्र है। ओह, अस्पताल का बिल बहुत बड़ा था, लेकिन क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, अच्छा। इसलिए उन्हें और उनके परिवार को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना शायद उनकी सारी जमा पूंजी उसी में चली जाती या कर्ज लेना पड़ता। बीमा को खर्च की तरह नहीं, बल्कि जोखिम से बचने के लिए किए गए एक निवेश की तरह देखना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट टूल है ये। सही। ये आपकी जिंदगी की अनिश्चितताओं के कारण होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान को कम करने का या उससे बचाने का एक तरीका है। और ये भी जरूरी है कि समय समय पर ये देखते रहें कि आपका मौजूदा बीमा कवर, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ, आपकी आज की जरूरतों के हिसाब से काफी है या नहीं। हाँ, क्योंकि जरूरतें तो वक्त के साथ बदलती हैं, इनकम बदलती है, परिवार बढ़ता है। बिल्कुल, तो उसे रिव्यू करना जरूरी है। तो बीमा हमें बचाता है बड़े नुकसान से, लेकिन पैसा बढ़ाने का काम वो करता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। हाँ, ग्रो करने के लिए। किताब कहती है कि निवेश का असली मकसद है अपने पैसे को बढ़ाना, ताकि भविष्य में हमें आर्थिक आजादी मिल सके। यानी अपने पैसे को इस तरह काम पर लगाना कि वो आपके लिए और पैसा कमाए, सोते सोते भी। बिल्कुल। और इसका एक बहुत जबरदस्त तरीका बताया गया है, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, आजकल काफी पॉपुलर है। हाँ, किताब में एक उदाहरण है जो इसकी ताकत दिखाता है। जरा सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5,000, ठीक है, किसी अच्छी जगह निवेश करता है, मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, जो लंबी अवधि में संभव है। हाँ, संभव है, तो 20 साल में ये छोटी सी रकम 5,000 महीना बढ़ते बढ़ते लगभग 50 लाख रुपए बन सकती है। 50 लाख 5,000 महीने से। हाँ, यही है कंपाउंडिंग की ताकत, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। हाँ, सुना है। इसका मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है वो भी दोबारा निवेश हो जाता है और फिर वो भी रिटर्न कमाना शुरू कर देता है। मतलब पैसे पर पैसा बनता है। बिल्कुल। और समय के साथ ये असर ये घातांकी रूप से, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जाता है। इसीलिए लंबे समय तक निवेशित रहना इतना फायदेमंद होता है। छोटी रकम भी अगर अनुशासन के साथ लगातार लंबे समय तक निवेश की जाए तो वो एक बड़ी संपत्ति बन सकती है। तो इसे शुरू करने के लिए किताब में ये सोचने को कहा गया है कि आप हर महीने कितना निवेश कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? 5 साल, 10 साल, 20 साल? लक्ष्य के हिसाब से। हाँ, और आप लगभग कितने रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, थोड़ा अंदाजा? इससे आपके सामने एक साफ लक्ष्य आ जाता है कि मुझे इतने साल में इतना पैसा चाहिए
उसके लिए इतना निवेश करना होगा। और जब लक्ष्य साफ हो तो उस रास्ते पर चलते रहना आसान हो जाता है। बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे, हाँ वो तो आएंगे ही, लेकिन अगर लक्ष्य साफ है तो आप टिके रहते हैं, घबराते नहीं। बिल्कुल। अब इन सब चीजों को, कमाई, खर्च, बचत, बीमा, निवेश, इन सब को सही ढंग से चलाने के लिए क्या चाहिए? मैनेजमेंट, सही प्रबंधन। हाँ, पैसे का सही प्रबंधन, यानी मनी मैनेजमेंट। किताब फिर से बजट बनाने और अपने खर्चों पर नजर रखने की जरूरत पर जोर देती है। ये बात शायद थोड़ी दोहराई हुई लग सकती है सुनने वालों को। हाँ, लग सकती है, लेकिन ये इतनी बुनियादी और इतनी जरूरी है कि इसे बार बार याद दिलाना ही पड़ता है। बिना मैनेजमेंट के सब बिखर जाता है, गाड़ी पटरी से उतर जाती है। सही कहा। होता क्या है कि जब तक हम लिखते नहीं है ना, ट्रैक नहीं करते, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वो दिन की 2 कप कॉफी या हफ्ते में एक बार बाहर खाना या वो सेल में खरीदा हुआ सामान। हाँ, छोटे छोटे खर्चे। ये छोटे छोटे दिखने वाले खर्चे मिलकर महीने के आखिर में कितना बड़ा अमाउंट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। प्रभावी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये लिखना नहीं है कि पैसा कहाँ गया, डायरी भरना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस जानकारी का इस्तेमाल करके ये समझना कि क्या वो खर्च जरूरी था, क्या वो मेरी प्राथमिकताओं, मेरे लक्ष्यों के साथ मेल खाता था, कहाँ कटौती की जा सकती है ताकि निवेश के लिए ज्यादा पैसा बचे। विश्लेषण करना। हाँ, अपने खर्चों को ट्रैक करना एक तरह से अपनी आर्थिक सेहत का एक्सरे करने जैसा है। आपको पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। सही, और जाहिर सी बात है, इस पूरे सफर में हमसे गलतियां भी होंगी ही, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किताब भी मानती है कि आर्थिक फैसलों में गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है, नॉर्मल है। जरूरी ये है कि हम उन गलतियों से सीखें, उन्हें दोहराएं नहीं। असफलता असल में सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, बशर्ते हम उससे सबक लें। अगर सबक नहीं लिया तो वो सिर्फ असफलता है। वाह, सही कहा। लेखक ने अपना ये किस्सा बताया है। अच्छा। एक बार उन्होंने बिना ठीक से रिसर्च किए किसी के कहने पर, टिप पर एक स्टॉक में पैसा लगा दिया। ओह, ये तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, और उन्हें काफी नुकसान हुआ। लेकिन इस गलती से उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा। किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले अपना होमवर्क करना, यानी अच्छी तरह रिसर्च करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सुनी सुनाई बातों पर, टिप्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। हाँ, गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। खुद से पूछना, ये गलती क्यों हुई? क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या मुझे पूरी जानकारी नहीं थी? क्या मैं लालच में आ गई थी? मैंने इससे क्या सीखा? और आगे ऐसी गलती से बचने के लिए मैं क्या अलग करूंगा या करूंगी? ये सवाल पूछना जरूरी है। हाँ, ये सवाल हमें भविष्य में बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। किताब में पिछली गलतियों, उनके कारणों और उनसे मिले सबक को लिखने का सुझाव भी दिया गया है, एक तरह की लर्निंग डायरी। अच्छा आइडिया है। और ये सारे फैसले खर्च करने के, बचाने के, निवेश करने के, गलतियों से सीखने के, इन सब के पीछे काम करती है हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। हाँ, किताब कहती है कि अगर पैसे को लेकर हमारी सोच सकारात्मक और अनुशासित है तो हमारे आर्थिक फैसले भी बेहतर होंगे। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हमारे अंदरूनी विचार और विश्वास ही हमारे बाहरी कार्यों को, हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं। बिल्कुल। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों की तनख्वाह बराबर है, मान लीजिए। ठीक। एक का मानना है पैसा हाथ का मैल है, आता है जाने के लिए, और वो बिना सोचे समझे खर्च करता है, वांट्स पर ज्यादा। दूसरा मानता है पैसा मेहनत से कमाया है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करके बढ़ाना है, और वो सोच समझकर खर्च करता है, बचाता है, निवेश करता है, नीड्स और इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा ध्यान। ठीक है, 2 अलग सोच। 10 साल बाद दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल होगा। पैसे को लेकर हमारे मन में जो मान्यताएं बैठी होती हैं, सबकॉन्शियस बिलीव्स। हाँ, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, ये अनजाने में ही हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। हमें पता भी नहीं चलता। हाँ। अगर हम अपनी इन मान्यताओं को पहचानें और उन्हें चुनौती दें, उन्हें बदलें, तो हम अपने आर्थिक व्यवहार को भी बदल सकते हैं। कैसे? किताब में अपनी मौजूदा सोच को लिखने, मतलब पैसे के बारे में आप अभी क्या सोचते हैं, उसे ईमानदारी से लिखने और फिर उसे बदलने के लिए रोज कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराने, एफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं, उसका अभ्यास करने को कहा गया है। एफर्मेशंस,
जैसे कि मैं पैसे का सम्मान करती हूँ और उसे समझदारी से मैनेज करती हूँ, या मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के योग्य हूँ और उस दिशा में लगातार काम कर रही हूँ। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कुछ लोगों को। हाँ, लग सकता है, लेकिन ये अपने दिमाग को, अपनी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में रीप्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा, छोटी शुरुआत है पर असरदार हो सकती है। माइंडसेट पर काम करना बहुत जरूरी है। और आखिर में किताब एक सबसे जरूरी बात पर जोर देती है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ, ये सबसे जरूरी है शायद। कोई एक बड़ा करिश्माई कदम नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाते रहने से ही लंबे समय में बड़े नतीजे मिलते हैं। आर्थिक सफलता एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं। स्प्रिंट नहीं है ये। सही। इसमें लगातार चलते रहना जरूरी है, कछुए की तरह। बिल्कुल, धीरे धीरे पर लगातार। एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया है किताब में। अगर कोई हर महीने सिर्फ 2000 रुपए भी बचाता है, जो शायद बहुत बड़ी रकम न लगे, 2000, तो भी 5 साल में ये 1.2 लाख रुपए बन जाते हैं, बिना किसी रिटर्न के, सिर्फ बचत। अच्छा। और अगर इसे ठीक से निवेश किया जाए तो ये और ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल। बात बड़ी रकम से शुरू करने की नहीं है, बल्कि शुरू करने और फिर उसे लगातार महीने दर महीने, साल दर साल करते रहने की है। छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाना, हाँ। रियलिस्टिक गोल्स। हाँ। और फिर नियमित रूप से ये देखना कि आप उन लक्ष्यों के कितने करीब पहुंचे हैं, अपनी प्रगति को ट्रैक करना, ये बहुत जरूरी है। इससे हौसला बना रहता है, मोटिवेशन मिलता है। सही। किताब में एक फाइनेंशियल गोल्स ट्रैकर का जिक्र भी है, एक टेम्पलेट जैसा। अच्छा, उसमें क्या होता है? जहां आप अपने लक्ष्य लिख सकते हैं, जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, उसके लिए कितनी रकम चाहिए, कब तक हासिल करना है और अब तक कितनी प्रगति हुई है, ये सब एक जगह पर। ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है, क्लैरिटी मिलती है। हाँ, तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो बात यह है कि आर्थिक आजादी किसी लॉटरी टिकट या रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम से नहीं आती। काश आती होती, पर नहीं आती। ये आती है पैसे को देखने का सही नजरिया अपनाने से, माइंडसेट। हाँ, और फिर उस नजरिए के साथ लगातार छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाते रहने से, चाहे वो सोच समझकर खर्च करना हो, नियमित रूप से बचत करना हो या सब्र के साथ निवेश करना हो। बिल्कुल। और ये याद रखना भी जरूरी है कि आर्थिक आजादी का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि सबके लिए एक ही मतलब नहीं, किसी के लिए इसका मतलब करोड़ों रुपए कमाना हो सकता है, तो किसी के लिए बस इतना कि वो बिना किसी तनाव के अपने सारे बिल चुका सके और अपनी पसंद का काम कर सके, भले ही उसमें कमाई कम हो। सही। ये सिर्फ अमीर बनने की दौड़ नहीं है, ये अपनी जिंदगी में अपनी शर्तों पर जीने के लिए विकल्प और मानसिक शांति हासिल करना है। पीस ऑफ माइंड। शायद इस चर्चा के बाद सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इस दिशा में वो सबसे छोटा कदम कौन सा है जो आज ही उठाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही, वो पहला कदम। और हाँ, इस सफर में मदद के लिए आजकल कई ऑनलाइन टूल्स भी मौजूद हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है, जैसे SIP कैलकुलेटर, इमरजेंसी फंड कैलकुलेटर, नेटवर्थ ट्रैकर वगैरह। इनका जिक्र किताब में भी है। ये योजना बनाने में काफी मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल, जानकारी और साधन दोनों उपलब्ध है, बस शुरुआत करने की देर है। तो आज के इस विश्लेषण के लिए अंकुर वारिकू की मेक एपिक मनी के इन विचारों का धन्यवाद। हाँ, काफी व्यवहारिक बातें हैं। उम्मीद है ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी और उन्हें अपने आर्थिक लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। उम्मीद तो यही है। शुक्रिया।